तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस लीगल सेगमेंट में क्रॉस एफआईआर के बारे में। तो क्रॉस एफआईआर क्या होती है कि जब दो पक्ष आपस में झगड़ा करते हैं या किसी प्रकार से कोई झगड़ा हो जाता है तो एक पक्ष अपना एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा देती है और दूसरी पक्ष जब पुलिस के पास जाती है तो वो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। मान लो उनको कह दिया जाता है कि हम इन्वेस्टिगेशन में ही आप अपनी बात कह दीजिएगा। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्रॉस एफआईआर के बारे में। मेरा नाम है एडवोकेट नारायण खटीक। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्रॉस एफआईआर क्या है, पुलिस मना करे तो क्या करें। आज हमारा टॉपिक है कि क्रॉस एफआईआर क्या है, पुलिस मना करे तो क्या करें। तो एक शादी होती है शादियाँ। एक शादी में झगड़ा हुआ, दोनों पक्ष घायल हुए। एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष घायल हुए। एक पक्ष पहले थाने पहुंचा, एफआईआर दर्ज हुई। तो एक पक्ष की एफआईआर दर्ज कर ली जाती है जबकि दूसरा पक्ष भी पीड़ित है। 1 घंटे बाद पहुंचा, एफआईआर तो हो चुकी, आपकी बात, तो पुलिस कहती है कि आपकी बात जांच में जोड़ देंगे। देखिए, समझने वाली बात है, पुलिस कहती भी है। तो ये मान लिया तो आपने केस हार लिया। तो क्रॉस एफआईआर दोनों तरफ से जब एफआईआर होती है तो दोस्तों क्रॉस एफआईआर एक ऐसा हथियार है जो पूरी कहानी पलट सकता है। तो अब हम आते हैं समस्या की वास्तविकता पर। तो भारत में हर दिन ऐसे मामले होते हैं, रोड रेज, जमीन विवाद, मोहल्ले के झगड़े, राजनीतिक टकराव, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। तो भारत में होते ही है, ऐसे बहुत से केस होते हैं। तो एफआईआर में बीएनएसएस की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की पहली सूचना क्रॉस एफआईआर तब होती है जब पहली एफआईआर में आरोपी बना गया व्यक्ति तो दूसरी एफआईआर उस घटना के संबंध में अपना स्वतंत्र संस्करण देकर दूसरी एफआईआर दर्ज कराता है। तो एक पक्ष ने अपनी बात कह दी तो दूसरा पक्ष भी अपनी बात कहेगा। वो भी पीड़ित है, घायल है, उसको भी चोटिल हुआ है। तो ऐसे समझिए, दो मुक्केबाज दोनों कह रहे हैं, पहला पंच सामने वाले ने मारा, मतलब पहली लड़ाई हुई तो लठ इन्हों मारा, इनने पहले कुल्हाड़ी चलाई, इन्होंने पहले चाटा मारा। तो ऐसे मामलों में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइन दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो नज़रिया है, जो डायरेक्शन दिया है, वो काफ़ी स्पष्ट है। तो टीटी एंटनी बनाम स्टेट ऑफ केरला, ये केस 2001 में हुआ था। तो प्रतिद्वंदी संस्करण हो, मतलब प्रतिद्वंदी सामने वाला, तो वो भी अपनी बात रखेगा कि भाई इसने क्यों मारा, किस तरीके से लड़ाई हुई। इसलिए अलग अलग एफआईआर भी आवश्यक है। तो उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश 2004 में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंटर कंप्लेंट जो उसके अगेंस्ट लिखी जा रही है एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाएगा, सिर्फ बयान बनाकर नहीं। पहले पहुंचने वाले को सच्चाई पर एकाधिकार नहीं मिलता है। तो क्रॉस एफआईआर अब हम देखते हैं कि कब अनिवार्य है। तो आपसी संघर्ष से दोनों पक्ष घायल हैं, कब अनिवार्य है इसके बारे में हम बता रहे हैं कि कब हमें जरूरत है। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण ही
बात है कि क्रॉस एफआईआर ज़्यादातर नहीं लिखी जाती है और एक ही पक्ष का होता है। तो एक क्रॉस एफआईआर अनिवार्य कब है, कब जरूरी है? तो आपसी संघर्ष, दोनों पक्ष घायल, तो झूठा फंसाया या ना आत्मरक्षा में कार्रवाई है, भाई तुमने मारा, हमने अपना आत्मरक्षा में कार्रवाई करी। और तथ्यों का दमन अगर किया जा रहा है तो पहले एफआईआर में सच छिपाया जा रहा है। तो समूह झगड़े, राजनीतिक, सामुदायिक, पारिवारिक समूह में झगड़े होते हैं, जैसे दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। घरेलू विवाद, दोनों पक्षों के यार, तो घरेलू विवादों में भी एफआईआर। तो इन मामलों में क्रॉस एफआईआर आपकी पहली सुरक्षा देता है, यह सुरक्षा रेखा है। तो ऐसे मामलों में, तो इन मामलों में क्रॉस एफआईआर होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप क्रॉस एफआईआर कैसे दर्ज करा? समय, साक्ष्य, जैसे इसमें सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जल्दी से जल्दी करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं कि आप घटना हो गई फिर उसके 10 दिन बाद आप जा रहे हैं क्रॉस एफआईआर करने। तो साक्ष्य जैसे देरी से अगर हम करवाते हैं तो केस कमजोर होता है। स्टेप 2 है सबूत सुरक्षित करें, जैसे मेडिकल करवाएं, एमएलसी करवा लें, चोटों की फोटो, फटे कपड़े, टूटे सामान, गवाहों की सूची, इसको अपन जो है रखें। स्टेप 3 मजबूत शिकायत लिखें। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपनी बात को बहुत ही मजबूती और अच्छी तरीके से लिखें। तो उसमें क्या क्या मजबूती के लिए, जब हम प्रार्थना पत्र या आवेदन देते हैं किसी घटना के बारे में, तो घटना का पूरा क्रम लिखें, कब कैसे वो आया, कौन इसमें पहले कैसे शुरुआत हुई, आपके खिलाफ कौन से अपराध हुए, तो आरोपियों के नाम, उपलब्ध साक्ष्य, समय, जगह, तो उसमें काफ़ी सहूलियत हो जाती है कि आप केस आपके पक्ष में। तो एफआईआर के लिए जहाँ पहले एफआईआर दर्ज हुई थी तो आपको भी उसी थाने में जाना है जहाँ पे, ठीक। अच्छा, इसके बाद पुलिस तो मना करती है, पुलिस मना करे तो क्या करना है? पुलिस कहे जांच में जोड़ देंगे तो मत मानिए, कानूनी उपाय बता रहे हैं आपको। लिखित अस्वीकृति ले कि भाई हमने पुलिस को तो बताया था, हमने कहा था। पुलिस तो लिखित अस्वीकृति मतलब पुलिस के कहे अगर आप मना कर रहे हैं तो लिख के दे दीजिए कि हम एफआईआर दर्ज आपकी दर्ज नहीं करेंगे। तो जहां इसके लिए हम एसएचओ को रजिस्टर्ड पूछ शिकायत, एसपी को 173 बीएनएसएस, तो मजिस्ट्रेट को एक धारा 175 बीएनएसएस, पूर्व में 156(3) जिसको कहते थे कि हम मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे सकता है, हम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो आम गलतियां और समाधान क्या है? जैसे रक्षात्मक क्रॉस एफआईआर पीड़ित के रूप में स्थापित करें, रक्षात्मक के रूप में ना करें। तो इसमें कोर्ट का जो नज़रिया होता है कि भाई आप अपने डिफेंस में ये एफआईआर, तो उस तरीके से भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। हम एक पीड़ित हैं, हमें भी उसमें घटना में हमारा नुकसान हुआ है, तो उस तरीके से हमें अपनी जो एफआईआर है वो बनानी चाहिए, आवेदन। तो सबूत से पहले एफआईआर, तो सबूत नहीं आपने जुटाया और एफआईआर दर्ज करने पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन करें, सारे सबूत घटना के बारे में सारे जो है लिख लें। अच्छा, उसी थाने में एफआईआर दर्ज के अलग थाने में ना कराएं। पुलिस के इनकार को अगर मान लेते हैं तुरंत उसका एस्केलेशन लें, तुरंत उसका जो है मना करें। तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना नहीं लिखना चाहिए, तथ्यों को तो सच पर टिके रहें, विश्वसनीयता सर्वोपरि होती है। तो भाई दोस्तों, क्रॉस एफआईआर जो है एक संवैधानिक अधिकार है, समानता का अधिकार, दोनों पक्षों की स्वतंत्र जांच। आपराधिक मुकदमों में कई बार सबसे अच्छा बचाव मजबूत आती आक्रमण होता है। तो